नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़दीगढ़ डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा 9 नगर निगम सहित 40 निकायों में आज मतदान। 55 लाख वोटर कर रहे अपने क्षेत्र की छोटी सरकार का चुनाव। प्रदेश के 40 निकायों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकलने पर सीएम सैनी का कड़ा एक्शन। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी। हरियाणा सरकार ने 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी किए सस्पेंड। सिरसा आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जेसीटी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 400 स्टूडेंट्स को देंगे डिग्रियां। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में छोटी सरकार के चुनाव के लिए आज मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। पहले चरण में 9 नगर निगम समेत कुल 40 स्थानीय निकायों के लिए वोटिंग चल रही है। ये वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें करीब 55 लाख वोटर स्थानीय सरकार का चुनाव करने का काम कर रहे हैं। हालांकि पानीपत में नगर निगम चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग होगी और बता दें कि सभी निकाय चुनाव के नतीजे एक साथ ही 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव में 32 जगह पर आम चुनाव होने हैं, जबकि 8 जगह पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा के निकाय चुनाव में ज्यादातर जगह पर बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने है, जबकि कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी ने भी दांव खेला है। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों के बाहर वोटिंगों की लिए वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज करनाल नगर निगम चुनाव में भी वोटिंग जारी है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हरियाणा की सियासत का मिजाज तय करने वाला हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी करनाल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डालने के बाद जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उनका कहना था कि मेरा वोट एक खुशहाल करनाल के लिए है, आप सभी भी मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। करनाल निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पार्टी के प्रदर्शन की पहली परीक्षा मानी जा रही है। 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन पिछले एक दशक में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मेहनत कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब तक दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने के मामले में पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के अलावा सरकारी स्कूलों के 4 परीक्षा निरीक्षक और प्राइवेट स्कूल की 1 परीक्षा निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही सरकारी स्कूल के 4 परीक्षा निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 सेंटर सुपरवाइजर को भी निलंबित किया गया है। इन मामले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नकल करवाने तो पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 विद्यार्थियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है।
इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को हाल ही में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल को हुए नुकसान को चिन्हित करके तुरंत रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं, ताकि फसलों में हुए नुकसान का आंकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के कई भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि कल तक सारी जानकारी मुख्यालय को भेजें, ताकि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर किसान के नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगभग 7,272 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त 800 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। बीएचईएल को ये यूनिट स्थापित करने का आज जिम्मा दिया है। 1 अप्रैल से वो शुरू करेंगे और लगभग ये 2.5 वर्ष के अंदर इसको पूरा करेंगे, वर्किंग में आ जाएगा। इसके ऊपर लगभग 7,272 करोड़ रुपए का खर्चा वो लागत आएगी। और इस थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट जो कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होगा, आज उसको मंजूरी दी गई है। और अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी डीसी से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने ज़िला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें, ताकि उस क्षेत्र का पोर्टल, हम जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए वो अप्लाई कर सके और उसकी पूरी लिस्ट भी हमें भेज दें। वो सभी डीसीज को इस बारे में अवगत कराया है, ताकि हम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल वो उसके लिए खोला जाए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमर अनशन आज रविवार को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर 97वें दिन में पहुंच गया है। किसान नेताओं ने बताया कि 5 मार्च को जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमर अनशन के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन खनौरी बॉर्डर पर 100 किसान एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में जिला और तहसील स्तर पर किसानों को 5 मार्च को एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करने की भी अपील की है। किसान नेताओं ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर दाता सिंह वाला, खनौरी, शंभू और रतनपुरा किसान मोर्चों पर महिला पंचायतें आयोजित की जाएंगी। इन पंचायतों में स्टेज संचालन से लेकर सभी बड़ी जिम्मेदारियां महिलाएं संभालेंगी। महिला वक्ता ही मंच से एमएसपी की गारंटी कानून पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। किसान नेताओं ने कहा कि मार्च महीने में देश भर में प्रदेश स्तर पर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर महापंचायतें आयोजित की जाएंगी।
सिरसा में 5 मार्च को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आयोजित जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धनखड़ ओड़ा गांव में माता हरकी देवी कॉलेज में भी जाएंगे, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जेसीडी में बने हुए म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सिरसा में प्रशासन समेत पुलिस विभाग से लेकर जेसीडी प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का हेलीकॉप्टर एयरफोर्स स्टेशन में उतरेगा, जिसके बाद वह औड़ा गांव जाएंगे और इसके बाद धनखड़ जेसीडी प्रांगण में ओम प्रकाश चौटाला म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर जेसीडी विद्यापीठ के डायरेक्टर डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि धनखड़ विद्यापीठ के अलग अलग 6 कॉलेजों के 400 स्टूडेंट्स को डिग्रियां देंगे। हरियाणा में आज 2 मार्च को नगर निकाय के चुनाव कराए जा रहे हैं। इस बीच मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि बीजेपी की अंबाला छावनी में पूर्ण जीत होगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी मतदाताओं को प्रजातंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने घरों से, मकान से, दुकान से निकलकर कुछ समय इस पर्व के लिए बिताएं और अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का अंबाला छावनी में पूर्ण विजय होगी। और अंबाला में अनिल विज ने कहा कि आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोग भली भांति जानते हैं कि यदि तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो वह इंजन बहुत तेजी से चलेंगे, लेकिन 2 इंजन एक तरफ और एक इंजन का मुंह दूसरी तरफ होगा तो आपस में टकराते रहेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है और यदि नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास तेज गति से होगा। हरियाणा की 3 बेटियों का चयन भारतीय महिला कबड्डी टीम में हुआ है। चरखी दादरी जिले के गांव काकडोली हट्टी निवासी रितु शोरन, जींद जिले के हथवाला निवासी पूजा काचला और सोनीपत जिले के रिडाना निवासी पूजा नरवाल ईरान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगी। तीनों खिलाड़ियों के चयन पर हरियाणा एमए और कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुशी जताई। ये खिलाड़ी ईरान के तेहरान में 9 से 14 मार्च तक आयोजित होने वाली 6ठी एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर हरियाणा का दम दिखाएंगी। चरखी दादरी के गाँव में काकड़ौली हट्टी निवासी रितु शरण किसान परिवार से संबंध रखती हैं। वह इससे पहले कई नेशनल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। वहीं सोनीपत जिला निवासी पूजा नरवाल भारतीय रेलवे में नौकरी करती हैं। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अदालत में गवाही देने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब बिना अनुमति के अदालत पहुंचने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। सभी मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही गवाही होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो गवाहों की जांच और व्यक्तियों की न्यायालय में उपस्थिति को आधुनिक ऑडियो वीडियो तकनीक के माध्यम से सुगम बनाते हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।